नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। पूरे प्रदेश की सियासत को हिला देने वाले प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बीते 24 घंटे में 3 बड़े खुलासे हुए। सिलसिलेवार तरीके से पहले इन्हें समझने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से ये खुलासे हुए। एसटीएफ लगातार सीसीटीवी की अब तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अतीक के बेटे असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और 5वें साजिशकर्ता की पहचान सदाकत खान के तौर पर इस वक्त की गई है। वहीं माफिया अतीक का बेटा असद शूटरों को लीड कर रहा था, पूरा लीड उसी के हाथ में था। 13 शूटर मारने के लिए उस वक्त वहां पहुंचे थे, जिनमें से 6 गोली चला रहे थे और बाकी जो 7 है वो बैकअप के तौर पर वहां पर मौजूद थे। सदाकत गाजीपुर का रहने वाला है। 24 फरवरी को धूमनगंज शूटआउट में कुल 13 शूटर शामिल थे, जिसमें से 6 शूटर उस वक्त गोलीबारी कर रहे थे। शाबिर राइफल से लगातार गोलियां चला रहा था। प्रयागराज शूटआउट मामले में सीसीटीवी में अब उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है और अब सीसीटीवी के जरिए लगातार तलाश की जा रही है अब शूटरों की। एसटीएफ लगातार तलाश कर रही है कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अतीक के बेटे असद, 5वें साजिशकर्ता की पहचान सदाकत खान के तौर पर इस वक्त की गई है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में 3 बड़े खुलासे किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें आपको बता दें कि 7 बैकअप में इंतजार कर रहे थे। कुल 13 शूटर थे वहां पर। दूसरा खुलासा यह कि हत्या की साजिश जो है वो एक मुस्लिम हॉस्टल में रची गई है। तीसरा खुलासा, साजिश में अहम रोल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई का। उसके भाई अशरफ, जो कि इस वक्त बरेली जेल में बंद है और जेल में बंद रहते रहते पूरी प्लानिंग हो गई। जेल से ही दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे। हत्या में शामिल सदाकत खान ने पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए। सदाकत को एसटीएफ ने सोमवार को गोरखपुर से गिरफ्तार किया। सदाकत नेपाल भागने की फिराक में था इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद में। तो ये बड़े खुलासे इस वक्त आपको बता रहे हैं। कमरे में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। प्रयागराज में उमेश की हत्या में 6 नहीं बल्कि 13 लोग शामिल थे। पुलिस ने शाबिर नाम के एक और शूटर की पहचान की है, जो प्रयागराज शूटआउट पूरा मामले में अब शाबिर राइफल से लगातार गोलियां चला रहा था। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है और वो तस्वीर भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं लगातार। अब एसटीएफ जो है उसकी भी तलाश कर रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अतीक के बेटे असद और तमाम जो लोग हैं उनकी पहचान की गई है। 5वें साजिशकर्ता की पहचान सदाकत खान के तौर पर की गई है। माफिया अतीक का बेटा असद शूटरों को लगातार लीड कर रहा था। इस पूरी वारदात को अंजाम देने में अहम भूमिका। 13 शूटर मारने के लिए गए थे, जिसमें से 6 गोली चला रहे थे और 7 वहीं पर मौजूद थे, जो कि बैकअप के तौर पर थे, कि अगर किसी भी तरीके से वो बच जाए तो उन पर ये 7 जो बाकी वहां पर मौजूद थे बैकअप के तौर पर, वो लगातार उस पर गोलियां बरसा सकें। उसके लिए यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 शूटर वहां पर उस वक्त मौजूद थे। पूरे फिल्मी स्टाइल में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एसटीएफ अब लगातार तलाश कर रही है एक एक व्यक्ति की। सीसीटीवी का फुटेज खंगालने के बाद अतीक के बेटे असद और तमाम लोगों के नाम इस वक्त सामने आ चुके हैं। और हमारे साथ में इस वक्त पूरी टीम इस वक्त जुड़ रही है। लखनऊ से नीलेश हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बरेली से अयाज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मऊ से प्रदीप पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से फिल्मी अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अभी तक सिर्फ 6 शूटर नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये 6 नहीं बल्कि 13 शूटर थे, जिनमें से 7 बैकअप के तौर पर वहां पर मौजूद थे। देखिए कृतिका, बिल्कुल जिस तरीके से प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र से जो दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी, वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 2017 से 23 के बीच के अगर हम समयकाल की बात करें तो पहली एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर सुनियोजित तरीके से किसी आपद की घटना को अंजाम दिया गया। और जिस तरीके से तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आए कि कैसे लोग रेकी कर रहे थे, कैसे दुकान के अंदर खड़े हुए थे, जब जो उमेश पाल है अपने गाड़ी से वहां पर पहुंचते हैं, जैसे ही वो गाड़ी से उतर रहे थे उसी दौरान आधा दर्जन बदमाशों ने एक साथ
गोलीबारी की, देसी बम चलाए गए, साथ ही साथ जो उनका गनर था वो भी घायल हुआ। तो ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और हालांकि जब एसटीएफ ने इसमें पूरी जांच पड़ताल शुरू की है तो तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से शहादत खान को गिरफ्तार किया गया, उससे जब पूछताछ हुई है तो पूछताछ में ये अहम खुलासा हुआ है कि घटना के वक्त 6 नहीं 13 शूटर मौके पर मौजूद थे। अगर जो पहले वार करने वाले बदमाश थे अगर वो फ्लॉप होते हैं तो दूसरे उनके लिए बैकअप के लिए वहां पर मौजूद थे। अगर पहले वार करने वाले लोग चूक जाते हैं तो पीछे से दूसरा बदमाशों का जत्था खड़ा है जो लगातार गोलियां चलाएगा ताकि उमेश पाल को मौके पर ही मार गिराया जाए। तो ये पूरी घटना सुनियोजित तरीके से रची गई थी और कहीं ना कहीं अगर हम पूरी घटना को देखें तो अब जो है 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। पूरी घटना में अभी तक जो अधिकारी हैं, हम चाहे अमिताभ एस की बात करें, एडीजी एसटीएफ हैं, उसके अलावा एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की बात करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं हम उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उसी का नतीजा रहा कि जो उस समय बदमाशों को लाने वाले गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था उसको कल मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, एक को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो बचे हुए 13 लोग हैं उनकी भी सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने भी अपनी कमर कसी है। जो इस शूटआउट में शामिल बदमाश थे उनके घरों के नक्शे सर्च कराए जा रहे हैं। जल्द ही इनके घर पर भी बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सख्त तेवर दिखाए थे उससे कहीं ना कहीं अधिकारी भी जो है दबाव महसूस कर रहे हैं। उनके ऊपर भी दबाव है कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा किया जाए। घटना के कुछ ही समय बाद एडीजी एलओ की अगर हम बात कर लें, एडीजी एसटीएफ की बात करें तो दोनों ही अधिकारी मौके पर गए थे, मौके पर कैंप किया था उन्होंने। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने खुंखार विकास दुबे को मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब एक बार फिर से इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी कि कैसे उमेश पाल के हत्यारों को पकड़ा जाए, कैसे उनका इनकाउंटर किया जाए, कैसे उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। हालांकि तमाम जो एसटीएफ की टीमों की बात कर लें, एसओजी की बात कर लें, लोकल पुलिस की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें तो अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश दे रही, चाहे वो गाजीपुर हो, मऊ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो या फिर दूसरे प्रदेशों में जहां पर इनके गुर्गे रहते हैं, जहां से लगातार ये एक सिंडिकेट बनाकर उत्तर प्रदेश के अंदर दहशत का माहौल बनाना चाहते थे। उन तमाम लोगों को तलाश किया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक जो है जो बचे हुए 13 शूटर्स हैं उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा। हैरानी वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और सरेआम बीच सड़क के ऊपर ये करीब 47 सेकंड तक गोलीबारी हुई और मात्र 47 सेकंड में जो ये बदमाश थे गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और आसपास के लोग ये तक पता नहीं लगा पाते कि बदमाश आखिर किस रास्ते से कहां भाग गए। एक और जहां हम कहते हैं कि लगातार हमारी सिटी हाईटेक हो गई है, चाहे हम लखनऊ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, हर चौराहे पर सीसीटीवी फुटेज होने की बात करते हैं कि पूरे शहर के अंदर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर आपने स्मार्ट सिटी के तहत कैमरे लगाए थे तो क्या वो कैमरे फ्लॉप हैं जो बदमाशों की लोकेशन ट्रेस करने में नाकाम रहे, या फिर वो पुलिसकर्मी जो उस इलाके में तैनात थे जिनको ये पता था कि उमेश पाल को जिनको लगातार जो है धमकियां मिल रही थी, चाहे वो जान से मारने की धमकी हो, रंगदारी मांगने का मामला हो, कोर्ट के अंदर धमकियां देने का मामला हो, उन पर अगर अमल किया गया होता तो शायद ही इतनी बड़ी घटना होने से रोकी जा सकती थी। फिलहाल देखना होगा कि एसटीएफ और यूपी पुलिस की जो अलग अलग यूनिटें हैं कब तक इस पूरे मामले पर खुलासा कर सकती हैं। बिल्कुल खुलासा तो हो ही रहे, लेकिन साथ ही देखना होगा कि आखिर बाकी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, बाकी जो शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी। प्रयागराज से विवेक पांडे हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विवेक, लगातार हाईटेक सिटी की बात हम करते हैं, लेकिन इस तरीके से फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद में ये सभी शूटर कहां गायब होते हैं पता नहीं चलता। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, छापेमारी भी कर रही है। जिस जगह पर यह वारदात हुई उसके आसपास भी तमाम सीसीटीवी होंगे, क्या उनको खंगालने की कोशिश की गई? क्या कोई सबूत अभी तक कोई खुलासा हो पाया सीसीटीवी के जरिए? बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई, पूरे योजनाबद्ध तरीके से हत्यारों ने योजना बनाकर जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की है, निश्चित तौर पर वो दुस्साहिक वारदात थी जिसको लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक सभी लोग चिंतित थे। एक ऐसा प्रेशर बना हुआ था कि इसको जल्द से जल्द खत्म करना है, क्योंकि जो लोग हैं, जनमानस जो पब्लिक है, उनका भी विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। अब आती है हाईटेक सिटी की बात। अगर हाईटेक सिटी की बात करते हैं तो संगम नदी प्रयागराज में जहां का सुलेम सराय का जो इलाका है, धूमनगंज का ये जो इलाका है जहां पर ये मर्डर होता है, वहां तमाम तरह के जो ट्रैफिक पुलिस के भी सीसीटीवी लगे हैं। पुलिस हर बिंदुओं को खंगाल रही है, हर जगह देख रही है, हर जगह सीसीटीवी निकाल रही है और जैसे जैसे पुलिस का जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, नई चीजें निकलकर सामने आई है। आज हमने देखा 6 के बजाय 13 शूटर थे। धीरे धीरे और भी स्थितियां स्पष्ट होगी। इटॉन का जो मालिक है नफीस, जिसकी गाड़ी
क्रेटा गाड़ी को हथियारों ने प्रयोग किया था हत्या के वक्त, के बाद उसको अतीक अहमद के घर के पास छोड़कर फरार हो गए थे, उसका कनेक्शन बिरयानी कनेक्शन निकलकर सामने आया। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिस पर पुलिस अभी छानबीन कर रही है। एसटीएफ की टीम लगी है, एसओजी की टीम लगी है, जो परत दर परत खोजने का काम कर रही है, हत्यारों का पकड़ने का काम कर रही है। हत्या के बाद बताया जा रहा है कि हत्यारे कौशाम्बी गए, कौशाम्बी से वो पानी के गंगा नदी का जो पुल है, उस पुल से वो दूसरी सीमाओं में गए। इस तरीके से बातें अभी निकल के सामने आ रही है। ठीक है जी। बरेली से हमारे साथ में अयाज खान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अयाज, आखिर जेल के अंदर से कैसे प्लानिंग हो सकती है? बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए पूरे शूटरों को मैसेज दिए जाते थे, बताया जाता था कि कैसे वारदात को अंजाम देना है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? जेल के अंदर क्या सिक्योरिटी और ये तमाम चीजों को बिल्कुल ताक पर रख दिया क्या? जी बिल्कुल, प्रयागराज में जिस तरीके से घटना हुई उसकी पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया है। योगी ने साफ संदेश दिया था कि कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उसको लेकर के एक उसमें ढेल हो चुका है, आगे की कार्रवाई चल रही है। बरेली की बात करें, बरेली में अशरफ पिछले काफी वक्त से यहाँ बंद है बरेली जेल में। यहाँ पे कुछ हमें अहम सूत्रों से ऐसी जानकारियां लगी हैं कि एक आधार कार्ड पे 9 लोग मिला करते थे। अब वो कौन लोग थे, कैसे थे, कैसी जानकारी हो रही है, फिलहाल बाहर की टीमें यहाँ एक एक पहलू पे जांच कर रही हैं। एटीएस से लेकर सारी टीमें यहाँ लगी हैं। पुलिस व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है जेल का, और भी बहुत अहम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अंदरूनी तरीके से इसमें जांचें चल रही हैं। अहम बातें ये हैं कि जिस रजिस्टर में सूत्रों से अहम जानकारियां ऐसी हैं, जो जिस रजिस्टर में एंट्री होती थी आधार कार्ड की, उस आधार कार्ड का कोई सोर्स ऑफ ऐसी जानकारी नहीं है। आधार कार्ड के अलावा मोबाइल नंबर भी दर्ज होता था और पहचान भी कहाँ के लोग हैं, कौन मिलने आए, कैसे, कोई ऐसी उन रजिस्टरों में कोई ऐसी जानकारियां नहीं है जिससे आगे की पता लगाया सके। ये अगर यहाँ तक पहुंचा जाए तो बहुत कुछ खुल के सामने आ सकता है। तो और भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जिसको लेकर के सूत्रों से निकल के आ रही हैं दर पर दर। जैसे पहले 6 लोग देखे गए, फिर 17 लोग उसमें बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से शूट आउट को पूरी तरीके से किया गया था, अंजाम दिया गया था, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को इस घटना ने हिला करके रख दिया है। उसी तरीके से कार्रवाई हो रही है। अब देखना होगा आगे किस तरीके से जांच में क्या क्या और खुल के आता है। फिलहाल यहाँ पे पूरी तरीके से चेकिंग अभियान चल रहा है। पूरी डीएमएसपी भी लगातार यहाँ पे चेकिंग, अभी 2 दिन पहले यहाँ चेकिंग की थी, और भी बहुत सी ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार इस जेल के आसपास यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और इसकी जांच चल रही है। बिल्कुल, और ये भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो किसका फोन था जिसके जरिए ये पूरी जो साजिश है वो रची गई। मऊ से प्रदीप पांडे हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रदीप, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जिला अधिकारी और एसपी मऊ दोनों जो है कि कारागार मऊ पर जाकर के छापेमारी की। ये कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का गढ़ है मऊ, और कहीं ना कहीं जो उनके मंसूर अली भाई हैं वो जेल में बंद है, जबकि एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी थी, तो मऊ कारागार में वो बंद है। तो ऐसे एक का दावा माना जा सकता है कि कहीं मुख्तार परिवार से अतीक का कनेक्शन प्रयागराज से न हो, और इसको देखते हुए प्रशासन चौकन्ना है। और मऊ एक सीरियस एरिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इसके देखते हुए प्रशासन और एसटीएफ काफी चौकसी बरत रही है। छानबीन जारी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है कि प्रयागराज से जुड़े तार किस प्रकार के हैं, लेकिन एक संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है, नीलेश भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नीलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? नीलेश, जिस तरीके से जी इस पूरी घटनाकांड को जी बताएं। इस घटनाकांड को अंजाम दिया गया। कुछ समय पहले ही अतीक की जो है पेशी लखनऊ में होनी थी। उस दौरान अतीक ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूती के साथ बनाए हुए है। अगर हम उस बयान को देखें और प्रयागराज में हुई इस घटना को देखें तो कहीं ना कहीं या तो अतीक ने उस समय तंज कसा था कि उत्तर प्रदेश में आप लाख कानून व्यवस्था के दावे कर लें, लेकिन हम माफिया थे, माफिया हैं और माफिया ही रहेंगे। इस तरीके से पूरी घटना सामने आई। हालांकि अब ये निकल कर आ रहा है कि जेल से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए तैयारियां की गई थी। हालांकि जेल प्रशासन की अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले ही हमने देखा कि चित्रकूट जेल में किस तरीके से मुख्तार अंसारी का बेटा अपनी पत्नी के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहा था। तो सवाल जेल प्रशासन के ऊपर भी उठता है, क्या माफियाओं के आगे जेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो घुटने टेक देते हैं, या फिर इन माफियाओं के पास इतना पैसा है कि उन पैसों के दम पर अधिकारियों के सेलफोन खरीद कर वहां से ही इतने बड़े घटनाक्रम को जो है अंजाम देने के लिए पूरी भूमिका को तय किया जाता है।
हैरानी वाली बात है कि विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल है, मुस्लिम हॉस्टल, जिसके अंदर इस पूरी घटना को कैसे अंजाम देना है, कौन सा शूटर कहां बैठकर रेकी करेगा, कौन पहले गोली चलाएगा, कौन बम चलाएगा, अगर पहला वाला चूकता है तो दूसरा वाला कैसे निशाना साधेगा। एक हॉस्टल के अंदर इस तरीके से भूमिका अगर तय की जाती है, जहां पर कहा जाता है कि शिक्षा के मंदिर के अंदर अगर कोई छात्र रहता है तो वह वहां पर पढ़ाई करने के लिए गया होता है, लेकिन जरूरत अब यह है कि जिस होटल के अंदर इस तरीके की गंभीर मुद्दे को लेकर मीटिंग की गई कि कैसे हत्याकांड को अंजाम देना है, तो उस हॉस्टल के कमरा किसको अलॉट था, उस छात्र की भी पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर उस छात्र के इन लोगों से कनेक्शन क्या थे, क्या इन माफियाओं ने उस छात्र के ऊपर दबाव बनाया था या फिर वो छात्र भी इन्हीं गैंग के गुर्गों में शामिल था। तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार जनता भी पूछ रही है और उमेश पाल के घर वाले भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले लोग कब से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसमें अब मुख्तार अंसारी के गुर्गों का भी नाम सामने आ रहा है, चाहे पूर्वांचल का बड़ा गैंग रहा हो या फिर पश्चिम के गैंग हो, तो उन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। पहले भी तमाम हमने जेलों के ऑडियो और वीडियो देखे कि किस तरीके से जेल के अंदर जो कैदी हैं वो अय्यासी करते हैं, मनमौजी करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। हालांकि मुख्यमंत्री के जो सख्त तेवर है उससे साफ जाहिर होता है कि अगर जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हुआ तो प्रयागराज के तमाम ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का नीलेश, आपके पास वापस आऊंगे। इस वक्त विवेक पांडे के पास चलते हैं सीधा। विवेक पांडे, क्या कुछ बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ पास? बिल्कुल मैम, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, अभी का वाकया है। पुलिस ने जो ईटॉन का मालिक था नफीस, उसको गिरफ्तार किया है। नफीस वही शख्स था जिसने अपनी जिसकी क्रेटा कार, सफेद रंग की क्रेटा कार हत्या के वक्त इस्तेमाल की गई थी। उमेश पाल की हत्या में ये वही क्रेटा कार का मालिक है जो क्रेटा कार हत्या में इस्तेमाल की हुई थी और हत्यारे इसी क्रेटा कार से हत्या करने आए थे। बाद में हत्या करने के बाद फरार हो गए। बाद में ये क्रेटा कार अतीक अहमद के घर के पास से बरामद हुई थी। नफीस का कहना है कि नफीस ने ये गाड़ी लगभग 1 साल पहले रुखसाना नाम की एक महिला को बेच दिया था। लेकिन अब ये जो बात निकल कर सामने आई है, पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। नफीस से भी आगे की पूछताछ होगी तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी की ब्रेकिंग यही है कि नफीस को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है और उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नफीस ने पहले ही इस गाड़ी को बेच दिया था, तो उसके बाद में किस व्यक्ति ने इस गाड़ी को खरीदा और उस तक क्या अभी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी, नफीस का कहना है कि हमने ये कार रुखसाना को बेच दिया था। लेकिन अगर पुलिस के हाथ अभी तक न नफीस लगे थे न रुखसाना लगे थे। रुखसाना अभी भी फरार है। नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब पूछताछ जब पुलिस उससे करेगी, उससे जब इंटरोगेशन होगा तो आगे की स्थिति निकल कर सामने आएगी। लेकिन शक के दायरे में नफीस और रुखसाना दोनों हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि नफीस का संबंध सीधे अतीक अहमद या उसके परिवार से जुड़ा हुआ था। अब ये जांच का विषय है। पुलिस जैसे जैसे जांच करेगी स्थितियां और भी स्पष्ट होंगी। जी, ठीक है। बरेली से अयाज खान हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अयाज, देखिए, कहा जाता है कि जेल में कैदियों को रोटी मिल जाए वही काफी है, लेकिन यहाँ तो पूरी अय्याशी चल रही है जेलों के अंदर। पूरी जांच अगर होनी चाहिए तो सबसे पहले जेल के अंदर भी होनी चाहिए कि आखिर ऐसे कौन कौन से माफिया हैं जो पैसे के दम पर अय्याशी कर रहे हैं जेल के अंदर। जेल के अंदर सजा काटने गए या अय्याशी करने? जी बिल्कुल, कहा तो यहाँ तक जाता है कि जेल में अगर पैसा है तो आपको सारी सुविधाएं वहीं बैठे बैठे आपको मिलेंगी। यहाँ की अगर बात करें तो वो उन सुविधाओं से भी अशरफ हो या अतीक भी यहाँ कुछ दिन पहले रहा था, वंचित नहीं था। उन्हें भी वो सुविधाएं सारी मिलती थी, चाहे होटल का खाना हो, चाहे बाहर के कपड़े इस्त्री करे हुए हो, चाहे कुछ हो। बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो उन्हें घर बैठे वहाँ ऑफिस में और उन्हें मिला करती थी जेल में। लोग घर पे वो सुविधाएं नहीं ले पाते हैं जो जेल में मिला करती थी। पैसे के बल पे सब कुछ था। अब ये यहाँ तक जो रजिस्टर की जो बात हो रही है, उसको कौन लोग मिलने आते थे, 9 लोग एक आधार कार्ड पे मिलना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। अगर जांच हो तो उसमें बहुत सी कुछ ऐसे सामने आ सकते हैं जिसपे कहीं ना कहीं अशरफ की और भी ऐसी जानकारियां हैं जो ATS है या और जो टीमें पड़ी हैं उनको सामने लग सकती हैं। अब देखना होगा किस तरह, किस आधार पे और कितनी कार्रवाइयां होती हैं, क्या क्या सामने निकल के आ पाता है, क्या नहीं, ये जांच का विषय है। ठीक है प्रदीप, मऊ में किस तरीके से इस वक्त जांच की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के? पुलिस किस तरीके से खुलासा आगे कर सकती है? लगातार उनके संपर्कियों पर नजर बनाए हुए है। जो उनकी पहली गैंग रही हो या जो भी कुछ रहा हो, मऊ में एक खलबली का माहौल है। STF है, प्रशासन है, सारे लोग लगे हुए हैं। जल्द ही प्रशासनिक तौर पे पुष्टि हो जाएगी कि आखिरकार कौन से तार जो उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे कुछ खुलासे नहीं हो पा रहे हैं कि क्या वजह है, लेकिन शक के दायरे में बहुत प्रयास हो रहा है। जी ठीक है,
नीलेश, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अभी हाल ही में भी उन्होंने कहा कि माफियाओं जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा और उसके बाद ही इसी तरीके की वारदात इस वक्त निकलकर सामने आती है। सवाल यही उठ रहे हैं कि जो 13 शूटर थे उनमें से एक को मार गिराया गया, दूसरा गिरफ्त में है, बाकियों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी पुलिस? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो समय समय पर वो लगातार जो है खुद निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम रखा जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज की घटना सामने आई है और ये भी निकलकर सामने आया है कि पूरी रेकी की गई थी और 13 शूटर इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे। अब देखना होगा कि यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीमें लगाई गई हैं कब तक इन अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती हैं। हालांकि तमाम हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रयागराज में घटना को अंजाम देने के बाद कुछ शूटर हैं जो बिहार निकल गए हैं, कुछ शूटर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सटने वाला जो इलाका है नेपाल का, उस बॉर्डर से नेपाल भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन तमाम जगहों पर भी लगातार पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर हम जेल में किसी माफिया से कोई मुलाकात करने जाता है तो उसका बाकायदा एक डाटा बनाया जाता है, रजिस्टर में एंट्री होती है, आधार कार्ड लिखा जाता है, किस समय मुलाकात करने आया है, कहां से मुलाकात करने आया है, मुलाकात का उद्देश्य क्या है। हालांकि तमाम अगर हम जगहों की बात करें, हमारे सूत्र बताते हैं कि जिन जगहों पर इन माफियाओं के गुर्गे रह रहे थे या फिर खुद अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग रहते हैं, वहां पर जो बड़े लोग, चित्रकूट जेल ने साफ तौर पे प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए थे कि जिस तरह से चित्रकूट जेल में मुख्तार अंसारी के बेटे को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, तमाम प्रतिबंधित वस्तुएं वहां से बरामद हुई जो जेल के अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं, उन तमाम चीजों का खुलासा हुआ था। उसके बावजूद अगर जेल प्रशासन, चाहे वो प्रयागराज की जेल हो, मऊ की जेल हो, बरेली की जेल हो या फिर हम गाजीपुर की जेल की बात करें या नैनी जेल की बात कर लें, तो उन तमाम जेलों के अगर हम देखें व्यवस्थाओं को तो कहीं ना कहीं ये जरूर आरोप लगते हैं जेल के अधिकारियों के ऊपर। आखिर जेल के अंदर इतनी सुविधाएं इन लोगों को क्यों दी जाती हैं, जबकि अगर सुविधा लेने वाले ये लोग होते तो अपराध करके जेल में ना बैठे होते, सरकार इनको जेल के सलाखों के पीछे ना भेजती। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर हम बीते 5 सालों को देखें तो उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं को इनकाउंटर में मार गिराया गया है, तमाम माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला है, तमाम माफियाओं के असलहों के जो है लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, साथ ही साथ तमाम माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। उसके बावजूद अगर इस तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया आते हैं, गोली चलाते हैं, फरार हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती देने का काम किया है, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे। उसके 24 घंटे के अंदर ही एक माफिया को मार गिराया गया है, दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। अभी अगर हम बात करें तो जो गाड़ी का पहले का मालिक था उसको भी गिरफ्तार करने की सूचना आ रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के संपर्क में थे, उनसे एसटीएफ, एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग पूछताछ कर रही हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिस तरीके से पूरे मामले की रिपोर्ट, और जहां तक लग रहा है जिस तरीके से टीमें इस वक्त लगी हुई है इस पूरे हत्याकांड को खंगालने की कोशिश कर रही है, जांच कर रही है, तो जल्द से जल्द हो सकता है शूटरों की गिरफ्तारी भी हो जाए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। प्रयागराज मामले में उमेश हत्याकांड में अब एक और सफलता पुलिस को लगी। ई विश्वविद्यालय से एक और छात्र को हिरासत में लिया गया है। एलएलबी के छात्र मुबश्शिर हारून को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्वविद्यालय से एक और छात्र को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। उमेश हत्याकांड में अब एक और सफलता, एक और व्यक्ति को इस वक्त, एक और छात्र को हिरासत में लिया गया है विश्वविद्यालय से। एलएलबी के छात्र मुबश्शिर हारून को हिरासत में लिया गया है। अब देखना होगा कि जब इससे पूछताछ होगी तो ये क्या कुछ और नए खुलासे इस पूरे हत्याकांड को लेकर करता है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।